सर्बिया में जो लोकल लोग हैं, उनको खुद वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, उनको वहाँ कैसे जॉब मिल रही है? अब मन में एक सवाल आ रहा है, जब वहाँ के लोगों को ही जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो काफ़ी मेहनती काम है। वेयर हाउस का, फैक्ट्री वर्कर का या अपना होटल या रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का या क्लीनिंग का हो गया या डिश वॉशिंग का काम हो गया, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको ये काम करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि इन सब काम के अंदर मेहनत करना पड़ता है और वहाँ के लोगों को व्हाइट कलर जॉब्स चाहिए। इस करके जो सर्बिया की गवर्नमेंट है वो वहाँ बाहर से वर्कर्स बुलाती है। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। ये नया जो नए रूल्स आए हैं, नए सैलरीज, जो उसमें चेंजेस क्या हुई हैं, अपना वर्क परमिट को लेकर, रेजिडेंस परमिट को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जी, 2026 के अंदर जो भी वहाँ जाने का प्लान कर रहा है, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो ऑफ कोर्स आप वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पहले सब्सक्राइब कर लेना इसको। देखो, 2024 में सर्बिया की गवर्नमेंट ने अपना वर्क परमिट के रूल्स को लेकर काफी कुछ चेंज कर दिया था। पहले दो चीजें आती थी। वर्क परमिट पहले आता था, फिर रेजिडेंस परमिट अलग आता था। इससे होता क्या था, जो टाइम बड़ा वेस्ट होता था, क्योंकि इनका प्रोसेस दोनों का अलग अलग करना पड़ता था। लेकिन 2026 में सर्बिया की गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था। अब सिर्फ एक ही कार्ड बनता है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड परमिट। मतलब इसके अंदर आप काम भी कर सकते हो, रह भी सकते हो, और यही आपका वर्क परमिट है, यही आपका रेजिडेंस परमिट है। इसकी जो वैलिडेशन होती है वो 3 साल की होती है। अब तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में प्रोसेस में समझाता हूँ ये क्या है, कहाँ पे कैसे काम होता है। स्टेप नंबर 1, देखो, हमें जो वीजा लेना है वो लेना है वीजा डी। जो वीजा डी होता है, इसके अंदर ही हमें जॉब ऑफर लेटर मिलता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर देता है। जब तक जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होकर एम्बेसी में जाता है तो हम वीजा डी के लिए अप्लाई करते हैं। स्टेप 2, लोकल वर्क चेक। ये बहुत से कम लोगों को पता होता है। अब सर्बिया के अंदर क्या होता है, जे मान लो मेरी कंपनी है, मुझे एक पोजीशन मेरे कंपनी के अंदर खाली पड़ी है। तो सर्बिया गवर्नमेंट के हिसाब से पहले मेरे को इस पोजीशन के लिए अपने सर्बियन कंट्री के अंदर ये चेक करना पड़ेगा, इस पोजीशन के लिए क्या कोई सर्बियन आदमी है जो ये करेगा या नहीं करेगा। तो वहां की कंपनी क्या करती है, पहले 10 दिन इसकी एडवर्टाइजमेंट लगाती है सर्बिया के अंदर, जे कोई अगर है जो इस काम को कर सकता है तो जॉब्स खाली हैं वो कर ले। अगर 10 दिन के अंदर कोई नहीं मिलता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिल जाती है, जो आप दूसरी कंट्री से फॉरेनर वर्कर्स को यहाँ बुला के आप काम करवा सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 ये है। स्टेप नंबर 3, वर्क परमिट एप्लीकेशन। जब 10 दिन में उसको कोई भी सर्बियन एम्प्लॉयर नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, तुम्हारे नाम का एक वर्क परमिट एप्लीकेशन अपनी फॉरेन एक्सचेंज में जाके अप्लाई करती है। और ये काम करना होता है सिर्फ जो एम्प्लॉयर होता है वही कर सकता है, ना एजेंट कर पाएगा ना आप कर सकते हो, ये एम्प्लॉयर का काम होता है। स्टेप नंबर 4, हमारा यूनिफाइड वर्क परमिट। जब हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तब हमारा आता है यूनिफाइड वर्क परमिट। इसमें अब क्या हो रहा है, जो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, अलग अलग ऑफिस नहीं जाना पड़ता है उसको, क्योंकि अब जितना भी सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है, जिससे टाइम बच रहा है। अगर मैं प्रोसेस टाइम की बात करूं, इस परमिट को आने में 15 से 30 दिन लगते हैं जो ऑफिशियली है। बट अगर जब फाइल्स ज़्यादा होती हैं तो टाइम इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 1 से 2 महीना भी लग सकता है। तो अगर कोई एजेंट आपको ये बोल रहा है मैं 7 से 15 दिन के अंदर तेरा वर्क परमिट निकाल के दे दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, उसके चक्कर में मत आना। अब सिर्फ पहले साइट पे जाके सारी चीजें चेक करना, तब जाके एजेंट की बातों पे भरोसा करना। अब आते हैं हम 2026 के अंदर जो सबसे डिमांडिंग जॉब्स कौन सी हैं और किसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स मिल रही हैं। तो सबसे पहला अपना कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके अंदर दबा के जॉब्स मिल रही हैं। दूसरा, स्किल्ड वर्कर्स, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, अपना शेफ हो गए हैं, अपना बारिस्ता हो चुके हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। तीसरा, फैक्ट्री वर्कर और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह को, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ जॉब्स है। वेयर हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है, लॉजिस्टिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है। मतलब जितनी मैन पावर वाला काम होता है ना, जिसके अंदर मेहनत वाला काम है, उस फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसी करके वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो 9 से लेकर 11% तक हो चुका है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर, हमारी सैलरी में क्या चेंजेस आए हैं 2026 के अंदर।
तो मैं जो नंबर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मैंने वेबसाइट के ऊपर, जो सर्बियन गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जो मार्केट टेस्टेड रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 2026 के हिसाब से जो आरएसडी के अंदर मैं देखूं 79,797 में मिलती है, जो वहां की लोकल करेंसी है। अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो वही लगा के चलो आप, $850 के हिसाब आपकी सैलरी है। बट अगर मैं वहां की लोकल जो मिनिमम वेज होता है, अगर उस नंबर के हिसाब से बात करूं, तो मिनिमम जो इस टाइम लोग वहां पे कमा रहे हैं वो 800 से लेकर 1100 यूरो मिनिमम कमा ले रहे हैं। जो वेयर हाउस के अंदर लोग हैं वो 1100 सैलरी इस टाइम ले रहे हैं। ओवर टाइम लगा के वो आराम से अच्छा खासा कमा रहे हैं सर्बिया के अंदर। तो अब अगर आप शेंगेन भी नहीं जा रहे हो, आपको सिर्फ पैसा देखना है, तो आप सर्बिया जाके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप सर्बिया की तरफ मूव होके वेयर हाउस के अंदर जाओ, किसी भी अंदर जाओ, बट आप अच्छा पैसा आप कमाओगे, अब आपकी सैलरी अच्छी होएगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्स किस किस की रिक्वायरमेंट है। देखो कभी कभार कुछ लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता होता है। तो देखो तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास ऑफर लेटर होना चाहिए जब भी आप एमबेसी के अंदर, जब आप लोगों की फाइल सबमिट होती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम 30,000 यूरो का कवरेज होना चाहिए। उसके बाद आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आप कहाँ रहोगे सर्बिया में, उसका भी प्रूफ उसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका खर्चा जो होएगा, क्या वो आप खुद उठा रहे हो या आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है, खाना पीना जो भी होता है आपका। उसके बाद जो आपकी वर्क परमिट की फीस होती है, जो यूनिफाइड परमिट अब जो लग रहा है आप लोगों का, उसकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कुछ एजेंट्स आपको ये बोलते हैं जी आपका वर्क परमिट लाखों में है, तो आप जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो हमारे पास 1 लाख रुपए जमा करा देना। बट आपका वर्क परमिट 5 से 10 हजार रुपए के बीच में ही आता है, बट उसका खर्चा जो होता है वो एम्प्लॉयर ही उठाता है। सम टाइम ऐसा होता है 100 में से 1% कोई ऐसा एम्प्लॉयर होता है जो ये कहता है कि जो वर्क परमिट की फीस है वो क्लाइंट पे करेगा। बट वो तब पे करेगा जब वो यहाँ आ जाएगा, उसकी सैलरी से कट जाएगी। ये ऐसा होता है। तो कोई भी एजेंट आपको ये बोल रहा है जो वर्क परमिट की फीस लगेगी, तो उसको सीधा बोलो जो वर्क परमिट की फीस तो है ही नहीं इतनी, आप जाके गवर्नमेंट साइट के ऊपर चेक कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपकी फाइल सबमिट होती है, ऑनलाइन होती है अब तो वैसे भी, तो जब भी सबमिट हो रही है तो आप खुद ध्यान रखना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं या नहीं है। एक बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो वहां पे आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक अपनी सैलरी पढ़नी है, जो आपकी सैलरी कितनी आ रही है। दूसरा आपको ये पढ़ना है जो वहां पे इंटरेस्ट टैक्स कितना कटता है। अगर आपकी सैलरी 1100 है तो टैक्स कितना कट के आपके हाथ में आएगा, नेट सैलरी कितनी आएगी। दूसरा जो आपका अकोमोडेशन है, क्या वो एम्प्लॉयर दे रहा है या आपको अलग लेना पड़ेगा। अगर अलग लेना पड़ेगा तो वहां पे मत जाना, क्योंकि अगर 1100 सैलरी है, 200 या 250 शेयरिंग में अगर दोगे तो वहां पे कटेगा। फिर खाने का भी आपका कटेगा, तो वही कट कटा के 400-500 यूरो बचेंगे। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार ध्यान से देखना। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, क्या ये कवर है आपके उसके अंदर या नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो सर्बिया जाने का प्लान कर रहे हैं। मेरी तरफ से मैं कहूंगा जो शेंगेन जाने से अच्छा आप सर्बिया जाओ, अच्छा वहां पे पैसा कमाओ। वहां रह के अगर आपको कल को दोबारा मूव करना है किसी कंट्री तो आप इजीली मूव कर सकते हो। बट वहां पे आप अभी इतना इनफ कमाओगे जो आपका मन भी नहीं करेगा कहीं जाने का, क्योंकि अब सर्बिया में भी आप पीआर हो सकते हो, सब कुछ मिल ही रहा है। तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। बजट नहीं है तो यही जाओ। अगर लाइक तो जाते हुए इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।